ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के बारे में। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज जो है एक मीडिएटर का काम करते हैं। मीडिएटर या फिर हम कह सकते हैं कि दो पार्टीज के बीच में इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज जो है एक लिंक क्रिएट करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया के अंदर ओनली इंश्योरेंस एजेंट एज लाइसेंस्ड बाय द IRDA आर परमिटेड टू एक्ट। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो इंश्योरेंस एजेंट है उसको IRDA की तरफ से एक लाइसेंस मिलना ज़रूरी है, तभी वो जो है एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर सकता है। और दूसरा यहाँ पे बताया गया है, इट इज़ नॉट ऑलवेज कंपल्सरी टू एक्ट एज एजेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस। ये ज़रूरी नहीं है कि एजेंट के तरह काम करने के लिए एक पर्सन को लाइसेंस का मिलना ज़रूरी है, लेकिन इंश्योरेंस के अंदर एक लाइसेंस एजेंट के पास होना बहुत ज़रूरी है और वो जो लाइसेंस है वो IRDA ही प्रोवाइड कराएगा एक इंश्योरेंस एजेंट को। देन हम बात करते हैं कि एजेंट की तरह ब्रोकर्स भी जो है इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े होते हैं। अब ब्रोकर्स जो है वो मोर देन वन इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े होते हैं और वो भी एक मीडिएटर का काम करते हैं। वो भी एक लिंक क्रिएट करते हैं, कंपनी की पॉलिसीज़ को सेल करते हैं और वो जो क्लाइंट है उसके साथ डीलिंग करते हैं। तो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक मीडिएटर का काम करते हैं, एक लिंक क्रिएट करते हैं, एक ब्रिज जो है बनाते हैं, एक गैप को फिल करते हैं जो भी कंपनी और उसके क्लाइंट के बीच में होता है। तो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा एक क्लाइंट जो है कंपनी से हर एक क्वेरी नहीं कर पाएगा, हर एक क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। उसी तरह से कंपनी भी जो है पॉसिबल नहीं है कि कंपनी खुद एक एक क्लाइंट के साथ डीलिंग करे। तो इसीलिए कंपनी जो है एजेंट्स को हायर करती है और ब्रोकर्स को हायर करती है जो एज अ इंटरमीडियरी कंपनी के लिए काम करते हैं और लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और कंपनी के बिहाफ पर डीलिंग करते हैं। तो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज जो है क्या है, मीडिएटर है। किसके लिए? इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। इसी में आगे हम बात करते हैं इंश्योरेंस एजेंट के बारे में। एवरी पर्सन हु एक्ट फॉर अनदर इज नॉट एन एजेंट। ज़रूरी नहीं है जो पर्सन किसी के लिए काम कर रहा है वो एक एजेंट हो। अ पर्सन डज नॉट बिकम एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई पर्सन दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहा है तो वो एजेंट होगा, ऐसा भी नहीं है। A person can be an agent only when he is authorized to act for the principal। एक पर्सन तभी एक एजेंट माना जा सकता है जब उसका प्रिंसिपल, उसकी हायर अथॉरिटी उसको एक एथोराइज्ड पर्सन बनाती है, उसको एक लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, उसको अपने बिहाफ पर काम करने की इजाज़त देती है। Like other commodities and services, insurance is also marketable and requires the skills of salesmanship। जैसे दूसरी कंपनीज के अंदर सेल्समैनशिप की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी पॉलिसीज को सेल करने के लिए इंश्योरेंस एजेंट का एज अ सेल्समैन काम करना भी ज़रूरी है। एजेंट क्या काम करता है? कंपनी की पॉलिसीज़ को क्लाइंट को सेल करता है। और क्लाइंट कैसे परचेज करेगा उनकी पॉलिसीज़? अगर एजेंट जो है कंपनी के बिहाफ पर उनको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करेगा, उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग कंपनी की जो पॉलिसीज़ है उनको सेल करेगा, तभी जो है क्लाइंट उससे सेटिस्फाई होकर उनकी पॉलिसीज़ को परचेज करेंगे। तो इसीलिए एजेंट जो है एक मीडिएटर है, एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं, इसीलिए उनको इंटरमीडियरी कंपनी का कहा जाता है। अब एजेंट बनने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है? सबसे पहले ज़रूरी है एक एप्लीकेशन फिल करना। एप्लीकेशन जो है एक फिल करनी पड़ती है लाइसेंस को लेने के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर। 250 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। उसके बाद एजेंट क्या करता है, ही मस्ट हैव गॉन फॉर 100 आवर्स ट्रेनिंग। उसको 100 आवर्स की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, IRDA के साथ। आफ्टर दैट जब उसको वो ट्रेनिंग मिल जाती है तो उसको एक रिटन टेस्ट के लिए
क्वालिफाई करना पड़ता है, और जब उसका वो टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है तो लाइसेंस जो है उसको इशू किया जाता है, और जो वो लाइसेंस है उसका वो 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। और अगर वो 3 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं और वो फिर भी कंपनी के साथ जो है एज अ एजेंट कंटिन्यू करना चाहता है तो वो अपने लाइसेंस को रिन्यू करा सकता है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो देकर, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही वो जो लाइसेंस है वो रिन्यू वो करा सकता है। इसके अलावा कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी, जैसे कि एक एजेंट का माइनर होना ज़रूरी है, देन कोर्ट ने उसको किसी भी तरह से डिसक्वालीफाई प्रूफ ना किया हो, किसी भी तरह से किसी फ्रॉड में या किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में उसका शामिल ना होना भी ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी क्वालिफिकेशंस हैं जो एक इंश्योरेंस एजेंट को ध्यान में रखनी ज़रूरी है। देन हम बात करते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर की। एनी इंडिविजुअल, अ पार्टनरशिप फर्म और अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 कैन बिकम अ इंश्योरेंस ब्रोकर। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है वो एक इंश्योरेंस ब्रोकर बन सकती है, लेकिन आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस टू एक्ट। तो ये लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एज ए इंश्योरेंस इंटरमीडियरी काम कर सकती है। देन एप्लीकेशन फॉर गेटिंग द लाइसेंस इज टू बी सेंड टू द IRDA इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी कि आपको लाइसेंस चाहिए, तो IRDA को आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। देन इंश्योरेंस ब्रोकर को वो लाइसेंस इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 42D ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत। देन कुछ मेन फंक्शंस है जो इंश्योरेंस ब्रोकर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहले ऑब्टेनिंग अ डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द क्लाइंट, जो भी उनके क्लाइंट हैं उनके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रोकर को होनी चाहिए। देन ऑब्टेनिंग अ डिटेल इंफॉर्मेशन एज द क्लाइंट फिलोसफी, क्लाइंट क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या वो पॉलिसी लेना चाहता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी की सारी बातें भी ब्रोकर को पता होनी चाहिए। देन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ द क्लाइंट, जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी सारी की सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी टाइम अगर कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उनको आगे सबमिट करा सके। देन सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन ऑफ एन इंश्योरर एंड द ग्रुप ऑफ इंश्योरर्स, और एक इंश्योरेंस ब्रोकर जो है सिलेक्ट कर सकता है अपने लिए कोई भी कंपनी को या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज को, क्योंकि जो एजेंट होते हैं वो सिर्फ किसी एक कंपनी के साथ काम करते हैं, लेकिन जो ब्रोकर होते हैं वो एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं, तो वो उनको राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी कंपनीज को चूज़ कर सकते हैं। देन जो प्रीमियम है वो भी जो है वो कंपनी के बिहाफ पर कलेक्ट कर सकते हैं एजेंट की तरह ही, और जो क्लेम्स है उनकी सेटलमेंट भी ब्रोकर्स करा सकते हैं। देन जो दूसरी सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस कंसल्टेंसी सर्विस हो गई, रिस्क मैनेजमेंट सर्विस हो गई, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है इंश्योरेंस ब्रोकर प्रोवाइड कराते हैं अपने क्लाइंट्स को। इसी तरह से जो भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड है पास्ट, जो भी क्लेम्स अगर दिए गए हैं कंपनी की तरफ से उन क्लाइंट्स को, तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड भी इंश्योरेंस ब्रोकर के पास होते हैं। तो एट लास्ट इंश्योरेंस ब्रोकर जो है एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं, एक गैप कवर करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कंपनी और क्लाइंट के बीच में उस सबको सॉल्व करते हैं। अब इसी के अंदर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इंटरमीडियरी की। ये भी इंटरमीडियरी की तरह ही काम करते हैं हमारे सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स। सर्वेयर एंड लॉस असेसर्स आर रिलेटेड टू ओनली जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। जनरल इंश्योरेंस के साथ क्यों डीलिंग करते हैं? बिकॉज इन लाइफ इंश्योरेंस नोबडी कैन कैलकुलेट द मॉनिटरी लॉस ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड। कोई भी पर्सन है, कोई भी कंपनी जो है किसी की भी लाइफ को जो है मॉनिटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकती, तो इसीलिए जनरल इंश्योरेंस के अंदर ही सर्वेयर एंड लॉस असेसर्स अपना काम कर सकते हैं। अब ये जो सर्वेयर एंड लॉस असेसर्स हैं ये भी अथोराइज्ड होते हैं बाय द इंश्योरर टू कंडक्ट सर्वे एंड असेस एनी मिसहैपनिंग एंड इवेल्युएट द फाइनेंशियल लॉस टू द इंश्योरर। तो ये कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं। कंपनी जो है सर्वेयर और लॉस असेसर को भेजती है, जहाँ पर भी जो मिसहैपनिंग होती है वहाँ पर कितना नुकसान हुआ उसको ये लोग कैलकुलेट करते हैं। सर्वेयर का काम होता है सर्वे करके पता लगाना कि एक्चुअल में क्या चीज़ वहाँ पर हुई है, किस
किस वजह से नुकसान हुआ है, लॉस को वो असेस करता है कि अगर फॉर एग्जांपल आग लगी है कहीं पर, तो आग लगने के बाद कितना नुकसान हुआ है, किन किन कारणों की वजह से आग लगी है, ये सारा का सारा काम जो है सर्वेयर करता है। और उसके बाद सर्वेयर जो है अपनी एक रिपोर्ट बनाता है और इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करता है। तो मेन फंक्शन जो है इस इंटरमीडियरी का क्या है, टू इंस्पेक्ट और री इंस्पेक्ट of the subject matter by which the insured is suffering for the loss। जो भी लॉस हुआ है, लॉस किन कारण की वजह से हुआ है, उसको इंस्पेक्ट करना इसका काम है। टू वेरीफाई एंड चेक द कॉज एंड सर्कमस्टांसेस, जिस वजह से लॉस हुआ है, जिन कारणों की वजह से लॉस हुआ है उनको वेरीफाई करना। एग्जामिन द वॉल्यूम एंड डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर लॉस। जिस भी प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है, चाहे वो वेयर हाउस हो जहाँ पर सामान रखा हुआ था, या फिर कोई कार है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, ये सारी की सारी चीज़ों को उसको एग्जामिन करना ज़रूरी है। देन टू टेक इमीडिएट स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस, और अगर वो लॉस को कम कर सकता है तो इमीडिएट स्टेप वो क्या ले सकता है वो भी वो जो है चेक करेगा। Then advise insurer and insure to minimize the loss in future by taking safety measure। in future इस तरह के losses ना हो तो वो कंपनी और कंपनी के क्लाइंट दोनों को जो है एडवाइस दे सकता है। Then recommend the net liability in terms and conditions of insurance contract। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर लिखा है कि 50% लॉस कवर कंपनी करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ बनती है, कंपनी को कितना देना है क्लेम, या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 50% जो है कंपनी देगी और 50% जो लॉस है वो क्लाइंट का होगा, तो क्लाइंट की भी लाइबिलिटी बनती है कि क्लाइंट को अपने पॉकेट से देना पड़ेगा जो भी लॉस उसको हुआ है उसके लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, सर्वेयर रखता है और लॉस असेसर रखता है। देन टू पॉइंट आउट द डिस्क्रिपेंसी, अगर किसी भी तरह से दोनों के बीच में कोई गलत फहमी है या कुछ गलत हो रहा है तो उसको पॉइंट आउट भी ये लोग कर सकते हैं। देन टू एडवाइज इंश्योरर एंड इंश्योर टू रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट टेक्निक्स, जो भी आप चेंजेस कर सकते हैं उनको एडवाइस कर सकता है ये पर्सन कि क्या क्या चेंजेस करें, क्या क्या रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है। अगर फॉर एग्जांपल किसी कार के लिए पॉलिसी ले रखी है और वो कार जो है ऑलरेडी बहुत बुरी कंडीशन में है, तो उस केस में भी जो है जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो लॉस असेसर है, वो कंपनी को बता सकता है कि ऑलरेडी आपकी एसेट्स जो है वो काफ़ी पुरानी है और इसके साथ कुछ भी डैमेज हो सकता है। देन टू सेटिस्फाई द क्वेरी इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और क्लेम्स, और जो भी क्वेरीज हैं वो सेटिस्फाई कर सकता है, जो भी लॉस है और जो क्लेम्स बनते हैं उनको सेटिस्फाई कर सकता है, उनकी जो भी क्वेरीज हैं उसके रिगार्डिंग क्लाइंट्स की, तो उसको वो सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये कुछ एक कंडीशंस थी जिनके को ध्यान में रखते हुए एक लॉस असेसर और एक सर्वेयर जो है काम करते हैं और एक मीडिएटर का काम करते हैं। कंपनी को भी बताते हैं और क्लाइंट को भी बताते हैं कि कैसे वो लॉस को कम से कम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इन फ्यूचर उनको करनी चाहिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, और इन फ्यूचर कम से कम लॉस हो, और या फिर जो क्लेम सेटलमेंट है या फिर कंपनी के बेनिफिट में जो चीज़ें क्लाइंट कर सकता है वो सारी की सारी गाइडेंस जो है सर्वेयर एंड लॉस असेसर प्रोवाइड कराता है। एट लास्ट इसी में अब हम बात करते हैं इंटरमीडियरी कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी को एज अ एजेंट, एज अ ब्रोकर हायर करते हैं तो उनको कंपनसेशन भी इन रिटर्न मिलना ज़रूरी है। तो कंपनसेशन जो है राइट है इंटरमीडियरीज़ का, और कंपनसेशन जो है इन मॉनेटरी टर्म्स भी हो सकती है और हम उनको दूसरी फॉर्म में भी, बोनस के फॉर्म में या फिर जो शेयर्स के फॉर्म में भी हम जो है उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करा सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी उनको दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी में बात करते हैं जो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर है, कमीशन स्ट्रक्चर जो है वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड कंपनी टू कंपनी। जो कंपनसेशन है और कमीशन स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, कंपनी के हिसाब से है। कंपनीज जो है वो कमीशन पे करती है एज पर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जैसे कि उनकी पॉलिसीज़ हैं और जैसे वो प्रीमियम चार्ज करते हैं उस प्रीमियम की कुछ परसेंटेज को ही वो कमीशन की फॉर्म में एजेंट को रिटर्न करते हैं।
तो जैसे कंपनीज की पॉलिसी है और जैसा प्रीमियम कंपनी चार्ज करती है उसकी बेसिस पर ही वो जो है कंपनी अपने एजेंट्स की कंपनसेशन और कमीशन को डिसाइड करती है। और इसी के अंदर जो है ये बताया गया है कि जो एजेंट है उसके लिए जो कमीशन है और कंपनसेशन है वो बहुत ज़रूरी है इन रिटर्न, और वो कंपनी के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास तब तक रख सकता है जब तक कि उसको वो कमीशन या कंपनसेशन ना मिल जाए कंपनी की तरफ से। तो कंपनी जो है लाइबल है किसी भी इंटरमीडियरी को उसका कंपनसेशन देने के लिए, और एक एग्रीमेंट भी जो है इंटरमीडियरीज के बीच में होता है। देयर आर आल्सो एग्रीमेंट दैट प्रोवाइड कंपनसेशन टू इंटरमीडियरीज ओवर एंड अबव कमीशन पेमेंट। अब कमीशन भी अगर उनको दे दिया तो इसके बाद भी जो कंपनी जो है, कुछ कंपनीज जो है उनको कंपनसेशन प्रोवाइड कराती है, और इस कंपनसेशन को कंटीजेंट कमीशन का नाम दिया जाता है। तो कंटीजेंट कमीशन जो है एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि नया नहीं है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और कंटीजेंट कमीशन जो है बेस्ड ऑन बिजनेस वॉल्यूम और प्रॉफिटेबिलिटी। तो कंपनी का जैसा प्रॉफिट होगा वैसा ही कमीशन होगा, और जैसा बिजनेस वॉल्यूम है, अगर बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और बहुत अच्छे टारगेट अचीव कर रही है, बहुत अच्छे क्लाइंट्स को वो रखती है, तो उसके बेसिस पर ही वो जो है डिसाइड करते हैं कि कैसा उनका कंपनसेशन या कमीशन होगा। Even in case of termination of agency for various reasons other than fraud, in that case, agent is entitled to receive the renewal commission if he satisfies specific conditions like tenure of agencies, completed business target, etc. तो टर्मिनेशन के बाद भी अगर कोई फ्रॉड का केस नहीं है, उसके अलावा किसी भी वजह से टर्मिनेट हुई है कंपनी, तो उसके बाद भी जो है उसका कमीशन अगर कुछ रह जाता है तो वो रिसीव कर सकता है, रिन्यू करा सकता है अपने कमीशन को, अगर कंपनी के पास उसका कुछ पैसा रह गया है। तो कमीशन जो है, कंपनसेशन जो है, उसका एक राइट है, अधिकार बनता है, और कोई भी एजेंट, कोई भी ब्रोकर, कोई भी इंटरमीडियरी जो है कंपनी से अपना कंपनसेशन ले सकता है। आई होप ये इंश्योरेंस इंटरमीडियरी का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।